गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट मैं नहीं था, लेट स्टूडियो की आज कुछ इधर उधर रिशेड्यूलिंग हो गई थी, इस वजह से आज लेट हूं। तो चलिए, तो आज से अपन स्टडी भारत के टी शर्ट में आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही अमेजिंग सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन को, जो कि हम पिछले टॉपिक को हमने पढ़ा था। बस पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, है ना। तो आज हम आयोनिक रेडियस वाला पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करेंगे और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के रेडियस की बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। और साथ में थोड़ी सी क्लास लंबी आपके साथ करके आज आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं। रेडी है या नहीं आप बता दीजिए। होना ही पड़ेगा रेडी, और तो कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं आयोनिक रेडियस। तो आप कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस, उसके बाद ट्रेंड्स की हमने बात कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयोनिक रेडियस। तो देखो, आयोनिक रेडियस का मतलब है अभी तक जो भी रेडियस की बात हो रही थी वो एक न्यूट्रल एटम में हो रही थी, है ना। अभी तक जितने भी रेडियस की हमने बात करी है बस वो न्यूट्रल एटम के रेडियस की बात है। पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आयंस के रेडियस। मतलब एक न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, जब इलेक्ट्रॉन का गेन करे, आयन बने, उसके बाद के रेडियस को हम अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आयनिक रेडियस। अब आयन के रेडियस में, आयोनिक रेडियस में हमें दो तरह की रेडियस पढ़नी है। आयोनिक रेडियस में बॉस हमें दो तरह की रेडियस पढ़नी है। सबसे पहले हमें केटाइन के बारे में पढ़ेंगे कि केटाइनिक रेडियस कैसे वेरी करता है। न्यूट्रल हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमें एनाइन के रेडियस के बारे में पढ़ना है। फिर मैं आपको इसी के अंदर Z/E रेशियो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, जो कि आज से 4-5 साल पहले लगातार पूछा जा रहा था और अब भी पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब केटाइन क्या है? अगर एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो केटाइन बनता है। केटाइन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। केटाइन का मतलब होता है ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम इज केटाइन। उसी तरह एनाइन की बात करते हैं। सो एनाइन में भी मेरे प्यारे बच्चों, एनाइन में ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ये पॉजिटिवली चार्ज है, उसके बाद आते हैं बेटा यहां पे नेगेटिवली चार्ज। क्या आते हैं? आते हैं नेगेटिवली चार्ज। सो ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, तो कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना? जब नेगेटिव चार्ज की कमी हो तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज की कमी कैसे होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, नेगेटिव चार्ज का लॉस हो गया, तो बचेगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि है केटाइन। सो केटाइन कैसे बना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। केटाइन कैसे बना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एनाइन कैसे बना? तो भाई एनाइन बनाने के लिए, नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए एनाइन डाल दो, ऊपर से हमने एनाइन एक्सेप्ट करा दिया। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा आपके पास? एनाइन। मैं एक बार दोबारा समझाता हूं, एकदम क्लास 9-10 के लेवल पे ले आके मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। आइए फिर से, हमें पढ़ना है बॉस आयोनिक रेडियस। थोड़ा गौर से सुनिएगा, पेन नीचे मेरी तरफ, यहां पे आइए। आयोनिक रेडियस, तो बेटा केटाइन और एनाइन दो हमें आयोनिक रेडियस पढ़ना है। एक केटाइनिक रेडियस के बारे में पढ़ना है और दूसरा एनाइनिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। अब हम सबसे पहले समझते हैं केटाइन क्या है, फिर समझते हैं एनाइन क्या है, और फिर बाद में रेडियस पे जाएंगे। तो केटाइन का मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। बेटा केटाइन से हमें याद होना है, केटाइन ऐसे लिखते हैं। मैं कैसे याद करता था केटाइन? केटाइन में बेटा कट करने की बात हो रही। कट, कट का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ऐसी होती ना, क्रॉस ऐसे ही करते हो ना, दिस इज कट, क्रॉस कर देना, कट कर देना। तो बेटा कट से केटाइन से पॉजिटिव चार्ज, मैं तो ऐसे याद रखता था, जुगाड़ है अपने पास। और एनाइन का मतलब है, देखो इसको थोड़ा स्प्लिट करो, एन आयन। तो मैं ऐसे समझता था एन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एन आयन का मतलब हो गया एक चार्ज और आ गया, एनाइन नेगेटिवली चार्ज। हां जी, चलो
अब देखो बॉस यहां पे कि केटाइनिक चार्ज और एनाइनिक चार्ज यहां से क्लियर हुआ कि दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज एटम, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज एटम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। आओ अब आते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने केटाइन और एनाइन पढ़ लिया। अब यहां पे आ जाओ, केटाइन और एनाइन में जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास सोडियम एटम है, मान लीजिए मेरे पास सोडियम एटम है। केटाइन और एनाइन बनाने के लिए आपको अगले टॉपिक में पता चलेगा कि गैसियस एटम से केटाइन एनाइन बना सकते हो। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा गैसियस एटम से होता है, सॉलिड और लिक्विड से आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहां पे देखोगे सोडियम गैसियस से आप क्या बना पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस करा दिया, तो देखोगे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होकर Na+ बन चुका है। हाँ क्लियर है। अब देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस सोडियम के पास कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, मुझे बस ये बता दो इसके पास कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं ऐसे समझता हूं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। एक न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक न्यूट्रल एटम में जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। लेकिन Na+ का मतलब समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो नाउ इन Na+ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, बट क्या इलेक्ट्रॉन के लॉस में कोई प्रोटॉन पे चेंज आया? तो बेटा प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रोटॉन चेंज हो जाएगा तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, और न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा तो एटम चेंज हो जाएगा। सो एटम तो सेम है इसलिए न्यूक्लियस सेम है, इसलिए प्रोटॉन सेम है। ठीक है, अब देखो मैं प्रोटॉन बोलूं या जेड बोलूं बात एक ही है। प्रोटॉन भी लिख सकते हैं पी, जेड भी लिख सकते हैं। अब मुझे बस E/Z रेशियो बताना, ये केटाइन बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, मुझे बस इतने इंटरेस्टेड है, आप मुझे E/Z रेशियो बता दो। तो यहां पे आप E/P रेशियो कई बार लिखते हैं, या फिर कई बार बेटा E/Z रेशियो लिखते हैं। सोडियम का तो 1 आ गया, 11/11 E/Z रेशियो, E/P रेशियो। अच्छा मैं सोडियम प्लस का पूछूं तो सोडियम प्लस का आप जब निकालोगे E/Z रेशियो तो वो आएगा, थोड़ा सा यहां पे चेंजेस है, प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज ये है E/Z रेशियो में, क्या ये 10/11 आ गया। जब जब E/Z रेशियो कम हुआ है साइज कम हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक प्रूफ है और ये एक लॉजिकल लॉजिक है कि क्यों केटाइन का रेशियो कम होता है। केटाइन का रेशियो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि E/Z की वैल्यू कम हो रही है। आप देखो यहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है तो सबको खींच ले आएगा सेंटर पे। न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर पे। अगर न्यूक्लियस पावरफुल है तो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। 2-3 वे से मैंने समझा दिया केटाइन का साइज क्यों छोटा होता है। अगर एक रीजन पूछे जैसे एसर्शन रीजन में, तो बेटा E/Z रेशियो कम होने से केटाइन का साइज कम होता है। वाई द साइज ऑफ द केटाइन इज लेस? बिकॉज द E/Z रेशियो इज लेस। ये एसर्शन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे आओ कि E/Z रेशियो यहां पे लेस देन 1 हो गया, एंड इफ E/Z कम है साइज कम होगा, E/Z ज्यादा होगा साइज ज्यादा होगा। मैं उसी तरह एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि बॉस क्लोरीन गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो क्या Cl- गैसियस बन रहा है? बन रहा है नहीं बन रहा? अब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। प्रोटॉन कितना है बेटा आपके पास? 17। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और प्रोटॉन तो सेम रहता है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो, प्रोटॉन इज सेम। मुझे बताओ दोनों साइड में E/Z लिख सकते हो? यार इस साइड में भी आप E/Z लिख सकते हो, दैट इज 1। इस साइड में भी आप E/Z लिख सकते हो, दैट इज ग्रेटर देन 1। 18/17 18/17 दैट इज ग्रेटर देन 1। जैसे ही E/Z ज्यादा हुआ साइज ज्यादा हो गया। मैं हमेशा आपको उतना डेप्थ पे लेके जाऊंगा जिससे एक भी सवाल क्वेश्चन गलत ना कर पाओ, वरना बड़ा इजीली था, अरे केटाइन का साइज कम होता है, एनाइन का साइज बड़ा होता है, बढ़ जाओ आगे। और जैसे ही एसर्शन रीजन इस बार दिया, फैल गए सारे लोग। तो बेटा आप YouTube से अलग हटके पढ़ रहे हो, समझ रहे बात को? तो आपको कुछ अलग मिलना चाहिए ताकि रियलिटी में मार्क्स आपका इंप्रूव हो, और यहां पे वो हम चीजें स्किप कर देते हैं YouTube वगैरह पे, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी कराना होता है।
अब आ जाओ, यहां पे आप जैसे आ रहे हो, यहां पे आप एक चीज आपको मैं लिखवाऊंगा नोट पॉइंट पे, वीटीएस लिख लो आप एक बार, ठीक है, वीटी स्पेशल लिख दो, वीटीएस। अब वीटी स्पेशल लिखोगे कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई जेड वैल्यू। कोई भी साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई जेड वैल्यू। अगर ई बाई जेड वैल्यू कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है, ई बाई जेड वैल्यू बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ई बाई जेड वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, साइज। अगर ई बाई जेड वैल्यू कम है तो साइज कम है, अगर बेटा ई बाई जेड वैल्यू ज्यादा है तो साइज ज्यादा है। बतवा समझ में आया तो बोलिए हाँ। अब आइए, केटाइन में ई बाई जेड वैल्यू कम हो गई इसलिए साइज कम हो गया, एनाइन में ई बाई जेड वैल्यू बड़ा हो गया इसलिए साइज बड़ा हो गया। आइए तो अब आ जाते हैं कि केटाइन हैज, लिखेंगे केटाइन हैज लेस साइज, केटाइन के पास लेस साइज देन न्यूट्रल। या बोल पाओ क्यों, क्योंकि ई बाई जेड वैल्यू कम हो गई न्यूट्रल से। उसी तरह मैं एनाइन की साइड पे लिख सकता हूं कि एनाइन हैज मोर साइज देन न्यूट्रल, तो एनाइन हैज मोर साइज देन न्यूट्रल, एनाइन हैज मोर साइज देन न्यूट्रल। आई होप इट इज परफेक्ट। सो केटाइन का छोटा साइज, अब इसमें रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज, और यहां पे आपका बनेगा एसर्शन रीजन जो इस बार बना था नीट में, बिकॉज ई बाई जेड वैल्यू इज लेस, ई बाई जेड वैल्यू इज लेस। और यहां पे आ जाओगे कि एनाइन में क्यों साइज बड़ा हो गया, बिकॉज ई बाई जेड वैल्यू इज हाई, बिकॉज ई बाई जेड वैल्यू आपका क्या है बेटा, ज्यादा है, ई बाई जेड वैल्यू हाई। अच्छा तो यहां से एक बात पता लग गया कि केटाइन का साइज न्यूट्रल से छोटा होगा। यहां पे एक बात पता लग गया कि केटाइन का साइज न्यूट्रल के साइड से छोटा हो गया। और यहां पे जस्ट ऊपर हमने लिखा है कि एनाइन का साइज न्यूट्रल के साइज से बड़ा हो गया, एनाइन का साइज न्यूट्रल के साइज से बड़ा हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो तो केटाइन का साइज न्यूट्रल के साइज से कम है, एनाइन का साइज न्यूट्रल के साइज से ज्यादा है। अब मैं तीनों को मिला देता हूं, मैं केटाइन, एनाइन और न्यूट्रल के साइज आपसे चाहूंगा दिमाग लगा लो, फिर मैं 30 सेकेंड में आपको रिप्लाई करता हूं इसका आंसर। आप तीनों को कंपेयर कर लो कि केटाइन, एनाइन और न्यूट्रल में किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है। एक बार आप कंपेयर कर लो, फिर मैं बताता हूं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आइए तो दोस्त यहां पे जब आप तीनों को कंपेयर करोगे तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं केटाइन न्यूट्रल से छोटा है और न्यूट्रल से बड़ा है आपका एनाइन। तो अगर मैं तीनों में साइज ऑर्डर रखता हूं तो आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं। तो एनाइन सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पे न्यूट्रल, सबसे छोटा होता है केटाइन। ऐसा क्यों हुआ, ई बाई जेड ज्यादा है, ऐसा क्यों छोटा हो गया, ई बाई जेड कम है। लॉजिक के साथ पढ़िए, क्लियर समझ में आएगा। बोलो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, उससे पहले, क्वेश्चन से पहले अगर मान लीजिए बहुत सारे केटाइन हो तो फिर ई बाई जेड वैल्यू से ही साइज आती है। साइज का ऑर्डर कैसे आता है, साइंटिफिकली, लॉजिकली ई बाई जेड वैल्यू से आती है। लेकिन अब रटने का तरीका या आसान करने का तरीका बोल दीजिए, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे केटाइन है तो वहां पे केटाइन का साइज, अगर बहुत सारे केटाइन हैं तो केटाइन साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। केटाइन का साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। केटाइन का साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। बोलो क्लियर है। अगर मैं केटाइन के साइज की बात करता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, उसी तरह मैं एनाइन का साइज पता करता हूं, उसी तरह बेटा मैं एनाइन का साइज करता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है, हां या ना। केटाइन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एनाइन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ऑल गुड, ऑल गुड। अब जैसे मान लो आपको बहुत सारे केटाइन है तो उसमें कैसे देखोगे, जिसका चार्ज कम उसका साइज ज्यादा। बहुत सारे एनाइन हो और उसमें साइज कंपेयर करना हो तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ या ना ये बोलना पड़ेगा। और
बेटे अगर आप लिख पाए तो हम आगे बढ़े। चलो कंपेयर साइज करते हैं, कंपेयर साइज करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन में लिखते हैं बेटा कंपेयर साइज, क्वेश्चन में लिखते हैं कंपेयर साइज। बड़े सिंपल तरीकों में बता दूं कि बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, n-3 n-2, ये क्वेश्चन है n, फिर क्वेश्चन है n+2। बोलो n-3 n-2 n और n+2। यहां पे न्यूट्रल भी है, एनायन भी है, केटाइन भी है। हाउ यू विल कंपेयर? अभी अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बेटा एनायन सबसे ज्यादा होता है साइज में। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एनायन का साइज सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पे 2 एनायन है, अगर एक से ज्यादा एनायन हो तो क्या करना है बेटा? सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एनायन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। एनायन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज। n-3 का साइज सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू n-2 का साइज। अरे हाँ या ना तो बोलना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब एनायन हो गया, अब आते हैं बारी किसकी होती है सेकंड नंबर पे, न्यूट्रल की। आइए तो फिर न्यूट्रल बड़ा होता है, एंड देन सबसे वीकेस्ट सबसे कम कौन होता है? दैट इज सबसे छोटा होता है केटायन। बोलो क्लियर है या ना? अरे बोलो क्लियर है या ना? ठीक है, तो यहां तक आ गया है। कंपेयर साइज करके अब आपको करते जाना है, मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, आपको सॉल्व करते जाना है। बोलो क्लियर है या नहीं है? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए कंपेयर साइज करते हैं। आइए, क्वेश्चन है कंपेयर साइज, और एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले है लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। चलिए फटाफट से इसका आंसर देना है। सेकंड में लिखता हूं, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंसियम +2, बैरियम +2। इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे, सोची ना होगी। O-2, S-2, सेलेनियम -2, टेलुरियम -2। फोर्थ में, फोर्थ आते हैं F-Cl Br-I-, F-Cl Br-I। चलो फटाफट से करो इसको। अब आ जाओ, यहां पे आप देख रहे हो कि भाई सारे के सारे केटायन हैं और सबका चार्ज सेम है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, पढ़ा था ना? अभी अभी आपने पढ़ा था डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो बेटा लिथियम प्लस से ज्यादा होगा, सोडियम प्लस से ज्यादा होगा, पोटेशियम प्लस से ज्यादा होगा, रुबिडियम प्लस से ज्यादा होगा, सीजियम प्लस। बोलो हां या ना? यहां पे भी देखोगे कि सारे केटायन है, सबका चार्ज सेम है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, मुझे लगता है आंसर आ चुका है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, और हमने बता दिया यहां पे सारे के सारे केटायन है, सबका चार्ज सेम है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। फिर आपके पास है ओ स्टाइल से टीपो, सारे के सारे एनायन है, सबका साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। बोलो क्लियर है ना? तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। आई होप इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड नाउ। अगेन सारे के सारे एनायन है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से 1 > 2 > 3 > 4। बोलो हाँ या ना? बोलो, बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बोलो बेटा क्लियर बाबू? अच्छा बेटा पढ़ लो, सब मैं निकाल दूंगा जितना तुम्हारा बाबू सोना चल रहा है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आइए अगले क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। दिस इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास होगा Mn+2, Mn+4, Mn+2, Mn+4, Mn+6 और Mn+7। बताते चलो बॉस आंसर। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, देखता हूं आप फैल तो नहीं जाते हो। चलो चलो फटाफट करो। जब भी कंफ्यूजन आए आप हमेशा से बेटा E/Z कर लेना। जब भी कंफ्यूजन आए E/Z कर लेना। E/Z कम है, साइज कम है, E/Z ज्यादा है, साइज ज्यादा है। बोलो ठीक। K प्लस कैल्शियम +2, देन वी हैव Cl -S-2, फॉस्फोरस -3, देन वी हैव 8th पार्ट। ठीक है, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस फ्लोरीन -O-2, N-3। ठीक है, 9th पार्ट में आपके पास होगा आयोडीन - आयोडीन प्लस एन आयोडीन। चलो इतने सारे क्वेश्चन तो अपने पास, मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट लगी अभी। तो क्वेश्चन तो इतने करने चाहिए, सवाल तो मतलब मैं कितना भी पढ़ा दूं, कैसा भी पढ़ा दूं, एकदम मजे लेके पढ़ा दूं आपको।
क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा कर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सारे के सारे केटाइन है। हमने पढ़ा है केटाइन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना कम साइज केटाइन के केस में, जितना ज्यादा चार्ज उतना कम साइज। तो बेटा यहां पे जैसे जैसे चार्ज ज्यादा है साइज कम हो जाएगा, जैसे जैसे चार्ज ज्यादा है बेटा साइज कम हो जाएगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। Then we have here O minus 2, then we have here F minus and N minus 3। बेटा आप देखोगे जब जब आपके ऊपर संकट आया है, साइज में कोई भी कभी भी कंफ्यूजन आए, बेटा आप देखो सारे एनाइन है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज। केटाइन के केस में उल्टा चलता है, कम चार्ज ज्यादा साइज। एनाइन के केस में ज्यादा चार्ज ज्यादा साइज। केटाइन के केस में इनवर्स प्रोपोर्शनल, एनाइन के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोर द चार्ज मोर द साइज। होप इट इज क्लियर। सो वी हैव n-3 सबसे ज्यादा है, आंसर यहां लिखता हूं, n-3 सबसे ज्यादा है, फिर O-2 है, फिर F-। लेकिन इस एग्जाम्पल से अगले एग्जाम्पल बढ़ने के पीछे या पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। बताओ, बोलो बताओ। तो बेटा यहां पे देख पाओगे कि बेटा ये देखोगे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? अरे ऑक्सीजन के पास ओरिजिनली कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो हाँ या ना। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में 3 जुड़ गया, बेटा यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे स्पेशीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। मैं ये बताना चाहता था कि ऐसे स्पेशीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा सेम हो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। बोलो क्लियर हाँ या ना। तो चूंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, चूंकि इनके पास लिखेंगे यहीं पे, स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, आर कॉल्ड एज isoelectronic species। Species having same number of electron are called as isoelectronic species। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। समझ में आया होगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज कहेंगे। n-3 एनाइन में चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आओ, अब यहां पे आओ। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसमें आओ। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे है? पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19, तो 19 होने चाहिए, बट प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17, 17 होने चाहिए, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। तो क्या ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज की कैटेगरी है? ऐसे दुनिया में कोई भी स्पेशीज जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसे दुनिया के कोई भी स्पेशीज जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बोलो बात समझ में आ चुकी है? अच्छे से आ चुकी है। चलो, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने साथ साथ में बता दिया। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है बेटा कहां पे? मुझे इंटरेस्ट है साइज में। बताइए, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन मैंने ये भी तो पढ़ा है एनायन सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल होता है और फिर केटायन आता है। अब यहां पे एनायन तो 1 नहीं 2 नहीं 3 है। एनायन में साइज कैसे देखते हो? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज। तो बेटा एनायन का साइज आप ऐसे देखोगे, P-3 सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन माइनस। बोलो हाँ। भाई एनायन में जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज, और फिर आ जाते हैं आप केटायन के ऊपर। केटायन में चार्ज ज्यादा साइज कम, केटायन में चार्ज ज्यादा साइज कम, इनवर्स रिलेशन होता है। अरे बोलो लल्ला, समझ में आ रही है क्या बात? अरे बोलो ना, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? अरे हाँ या ना?
8वें में पहले आपको बताना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कोई बात नहीं, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो कितने इलेक्ट्रॉन है सारे के पास, और अगर ये सबके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बेटा आप साइज ऑर्डर बताओगे मुझे अभी के अभी। बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है क्या बेटा? सुना सुना सा लग रहा है या फिर सब कुछ सुना हो गया? जिंदगी में जग सुना सुना तो नहीं हो गया, सुना सुना सा लग रहा है ना? हाँ, और मैं हमेशा बताऊं कि अगर मैं जितना पढ़ाऊं उसी से सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मन करे, कभी कभी मन करता है ना कि आप दिमाग लगा लेते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा मन करे कि सर ने ये बताया तो है नहीं, लेकिन लगा के देखते हैं, ठीक है? तो बेटा मैं कहूंगा उस केस में दिमाग नहीं घुटना लगाना है। पता क्यों? आपका दिमाग कहां है उस समय? घुटने के पास। समझे? क्लियर है? दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जितना पढ़ाओ उससे सॉल्व हो जाता है। और बस अगर आपको मन करे कि नहीं नहीं मैं तो आप थोड़ा और ज्यादा लगाऊंगा, तो बेटा क्या लगाना है उस समय? घुटना, क्योंकि दिमाग उस समय कहां होता है? आपके घुटने में। आओ बेटा यहां पे आ जाते हैं, ये देखोगे तो फिर से इसके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। देखो एल्युमिनियम के पास एटॉमिक नंबर कितना? 13 होने चाहिए, +3 का मतलब 3 लॉस हो गया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे होगा या नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। 13 होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। 12 होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया भाई। 11 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया भाई। 9 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया भाई। 8 होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया भाई। 7 होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया भाई। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के कमेंट्स में। बोलो ठीक है? क्लियर है? आओ भाई अब आ जाओ। यहां 10-10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे क्या? अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो भाई एनायन का साइज ज्यादा। एनायन में भी जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। बोलो हाँ या ना? एनायन में भी जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। बोलो क्लियर क्या? उसके बाद आते हैं केटायन में। केटायन में चार्ज ज्यादा तो साइज कम हो जाती है। केटायन में बेटा चार्ज ज्यादा तो साइज कम हो जाता है। अरे हाँ कि ना? बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो चलो अब आ जाओ लास्ट वाले में। एक एनायन है, एक न्यूट्रल है, एक केटायन है। दुनिया जहान में अभी तक सबको पता लग चुका है कि न्यूट्रल बीच में आता है, एनायन सबसे बड़ा होता है, केटायन सबसे छोटा होता है। तो भाई साहब एनायन सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा, फिर न्यूट्रल आएगा और फिर केटायन आएगा। बोलो ना, बोलो ना। चलो अब आते हैं कुछ और अच्छे सवाल पे। अब आते हैं कुछ और अच्छे सवाल पे, जैसे कि 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आइए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। H प्लस एंड H- में क्या साइज का ऑर्डर होगा? दूसरा 11वां क्वेश्चन में Fe+2 और Fe+3 में क्या ख्याल है आपके? बेटा अपने ख्याल शेयर करिए। 12वां क्वेश्चन में नाइट्रोजन प्लस और नाइट्रोजन माइनस में क्या ख्याल है बेटा आपके पास? 13वां क्वेश्चन में F-, H-, Cl-, Br- में क्या ख्याल है आपके? 14वां क्वेश्चन में H-2 नहीं, H-O-2 F- में क्या ख्याल है बेटा आपके? ठीक है, उसके बाद बाकी 15th क्वेश्चन भी करा ही देता हूं। लिथियम प्लस बेरिलियम +2 बेटा मेरे पास क्वेश्चन के भरमार मिलेगा, आप खोज लेना। इसके बाहर कोटा के मॉड्यूल्स में या कोटा के कोचिंग्स में इससे ज्यादा नहीं पढ़ाते, तो वो 75,000 में लेके पढ़ा रहे, 75,000 भी ज्यादा ले रहे हैं अपन, तो भाई उससे कम ही में पढ़ा देंगे। आ जाओ तुम बस पढ़ लो, इतना वो रखो कि भाई मुझे पढ़ना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम पढ़ लोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है चलो, जैसे ये है सेलेनियम नहीं, स्कैंडियम, क्रोमियम, निकल और जिंक, बहुत अच्छा। फिर है बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम और थैलियम। ये 16 और 17 कितने क्वेश्चन अपने को करने हैं। आओ चलो भाई 10th क्वेश्चन से चालू हो जाओ। चलो जमूरो 10th क्वेश्चन से चालू हो जाओ, आगे बढ़े। ठीक है चलो अब आ जाओ। H+ और H- में क्या है आपके पास? तो भाई सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रल। फिर कौन होता है? सबसे ज्यादा एनायन, फिर न्यूट्रल और फिर केटायन। तो बेटा सबसे ज्यादा एनायन, फिर आपके पास आएगा न्यूट्रल और फिर आपके पास आएगा केटायन। बोलो हाँ कि ना? चलो नेक्स्ट।
यहां पे देखो कि केटाइन है, केटाइन में चार्ज ज्यादा साइज कम हो जाता है, केटाइन में चार्ज ज्यादा और साइज कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? इसमें आ जाओ। अगेन सेम कहानी है बेटा, आपके पास एन एन प्लस और एन माइनस, ये रिपीटेड सवाल है ना? नहीं नहीं रिपीटेड नहीं है। एन माइनस सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर केटाइन होगा। अरे बोलो, अरे बोलो, एनाइन होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर केटाइन होगा। ये क्वेश्चन, ये जो दो अगले क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी में आएगा 13 और 14। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आप अपने हिसाब से बता दो, फिर मैं बताऊंगा। यार इतना तो क्लियर होगा कि एफ माइनस उससे ज्यादा बड़ा होगा सीएल माइनस, उससे ज्यादा बड़ा होगा बीआर माइनस। लेकिन एच माइनस कहां आएगा ये बताओ। ज्यादा गेम तो इसी का है कि एच माइनस कहां आएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो एफ माइनस से बड़ा होगा सीएल, सीएल से बड़ा होगा बीआर, तो डाउन द ग्रुप बेटा साइज बढ़ेगा। एच माइनस का साइज कम होगा कि ज्यादा होगा? अब मेजॉरिटी लोगों का आएगा कि सर हाइड्रोजन तो सर देखो सबसे छोटा है, पहला एलिमेंट है बेचारा, सबसे छोटू सा है, तो इसको पीछे रख दो। मेरे प्यारे नमूनों, आज के बाद से ये याद रखना, एच माइनस सबसे बड़ा होता है, एफ माइनस सीएल माइनस बीआर माइनस से भी बड़ा होता है एच माइनस, एफ माइनस सीएल माइनस बीआर माइनस से भी बड़ा होता है एच माइनस। ध्यान रखें, दिस इज एन एक्सेप्शनल ऑर्डर। ध्यान रखेंगे, दिस इज एन एक्सेप्शनल ऑर्डर। प्लीज कीप इन माइंड, वरना तो मैं क्यों ही कराता। ठीक है ना? हम जो भी सवाल करा रहे बेटा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। क्लियर है? चलो अब देखो ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हो गया। तो देखो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अच्छा, बात तो आपकी सही है। एच माइनस का मतलब क्या हुआ? तो सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, एच माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन था, एक और ऐड हो गया, मतलब आप देखोगे 100% इंक्रीज हो रहा है। पहले से मेरे 100 नंबर थे, मेरे 100 और आ गए, 100% इंक्रीज हो गया। पहले से मेरे 1 नंबर थे, मेरे एक और ऐड हो गए, 100% इंक्रीज हो गया। चूंकि हाइड्रोजन के केस में 100% इंक्रीज हो रहा है, तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के केस में जितना था उतना ही बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया। मैथमेटिकली सोचो, बायो के स्टूडेंटों में थोड़ा बहुत तो जोड़ घटाओ तो आता होगा, है ना? तो भाई हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, एक और ऐड हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। क्योंकि 100% इंक्रीज हुआ बेटा, एच माइनस देखोगे साइज बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा साइज इसका हो जाता है, बिगेस्ट है ये, सबसे ज्यादा बड़ा होता है, एक्सेप्शनल ऑर्डर। उसी तरह आप यहां पे बात करोगे कि भाई H माइनस O माइनस टू F माइनस, तो भाई O माइनस टू और F माइनस में आप पहले बता दो। तो O माइनस टू F माइनस में आप देखोगे O माइनस टू का साइज सबसे बड़ा है। आप देखोगे O माइनस टू का साइज, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज। एनाइन के केस में हमने देखा है मोर द चार्ज मोर द साइज। लेकिन H माइनस आपने देखो ना, Br माइनस से भी बड़ा है यार, फ्लोरीन ओलिन से तो बहुत बड़ा है, ये Br माइनस से भी बड़ा है, तो फ्लोरीन से तो बहुत ही बड़ा है। तो इसका मतलब जो H माइनस आ रहा है, अरे नमूनो बात समझ में आई कि नहीं आई? H माइनस Br माइनस से भी बड़ा होता है, H माइनस Br माइनस से भी बड़ा होता है, तो इन दोनों से तो बड़ा होगा ही, ये तो ऑब्वियस है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करो, कम ऑन एवरीबॉडी, करो इसको। ये वाले क्वेश्चंस, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास, ठीक है, चलो करो। इसका मतलब बाकी के सारे एलिमेंट में आधे ही इंक्रीज होते। हाँ, बाकी के अबे 100% इंक्रीज तो केवल एक एलिमेंट में होता है, H माइनस। 100% इंक्रीज तो केवल एक क्वेश्चन में होता है, H माइनस में। इस क्वेश्चन को यहां नहीं देते हम, इस क्वेश्चन को डीपीपी में करा दे, छोड़ दी इसको करिए, वो क्वेश्चन करने वाला भी नहीं है, वो छोड़ दो, ये वाला करो 16-17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी किसी बड़े कोचिंग के मॉड्यूल से उठा लिया मैंने, तो सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, उनके भी अच्छा, उनका भी अच्छा, उनका भी अच्छा। चलो अभी कई लोग कह रहे हैं कि सर फ्लोरीन तो साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है। बेटे एक थप्पड़ पड़ेगी ना, पता नहीं चलेगा कितने बार घूमोगे, शक्तिमान बन जाओगे, उड़ना ना स्टार्ट कर देना। गधो,
लेफ्ट से राइट साइज कम होता है, तो फ्लोरीन का साइज कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और वैसे भी देख सकते हो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज। बकैती नहीं, पढ़ाई करो। इधर आओ, स्कैंडियम, क्रोमियम, निकल और जिंक। तो हमने ये बता रखा है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो साइज डिक्रीज होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज बराबर हो, कॉपर और जिंक साइज बढ़ जाता है। तो आप देखो सबसे बड़ा कौन है, तो देखो आपके मैं बताता हूं, सबसे बड़ा स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम से डिक्रीज होते हुए आ रहा है, तो सबसे बड़ा स्कैंडियम है, उसके बाद तो सारे डिक्रीज हुए। और याद करो तो कॉपर और जिंक का फिर से बढ़ जाता था, ठीक है, बढ़ जाता था, लेकिन बस उसका बढ़ते बढ़ते भी स्कैंडियम से बड़ा नहीं होता। तो दूसरे नंबर पे आएगा जिंक। फिर आपके पास देखो क्रोमियम और निकल में तो मैंगनीज तक तो कम हो रहा है, फिर आएगा आपके पास क्रोमियम और फिर आएगा आपके पास निकल, क्रोमियम और फिर आएगा निकल। इफ यू कांट अंडरस्टैंड रटी लो, वरना फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूं। देखो स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज हो रहा था, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज कम हो रहा था, इसका मतलब स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा ना। स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज हो रहा था, इसका मतलब स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा ना, तो स्कैंडियम सबसे बड़ा है। अब जिंक दूसरे नंबर पे क्यों आया, तो याद करो कॉपर और जिंक की साइज बढ़ गई थी, तो वो इतनी बड़ी हो गई कि स्कैंडियम के पास पास आ गया था। अब देखो इससे कम होगा क्रोमियम और उससे कम निकल, क्योंकि निकल तो लगभग बराबर हो जाता है, क्रोमियम से तो कम ही होता है निकल। बोलो ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। क्रोमियम और निकल बराबर नहीं होते, आयरन, कोबाल्ट, निकल बराबर होते। गलत मत लिखो कमेंट में। चलो इसके बारे में बताओ, बोरोन फैमिली के बारे में। तो बोरोन फैमिली में क्या आपने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है? तो बेटा जी बोरोन फैमिली में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो बाल गंगाधर इन तिलक, अरे बेटा ऑल क्लियर है कि नहीं? गैलियम और एल्युमिनियम का साइज वहां चेंज था, अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो बेटा जी ऐसा करिए कि थोड़ी सी लंबी सांस लीजिए, क्योंकि आपका एटॉमिक रेडियस चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया, फिर आपके पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। बट बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ शायरी। द शायरी इन द हाउस, कम ऑन। थोड़ा सा चीयर्स तो दिखना चाहिए, थोड़ा चीयर्स तो दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे तुम मेरी शायरी के बड़े बड़े फैन है बॉस। आप सब लोगों को मैं फ्री में सुना देता हूं, तो मुझे लगता है इसका भी चार्ज लेना पड़ेगा, केवल अगर मान लो आपको वो करना है, केवल अगर आपको केवल पढ़ाई करनी है तो 7500, पढ़ाई के साथ शायरी भी सुनना है 75,000, ऐसा प्राइस होना चाहिए, क्योंकि शायरी महंगी है वैसे। सुनो सुनो सुनो, दो लोग थे बेचारे, तो लड़का बड़ा उदास है, सुनना, लड़का बड़ा उदास है, वो लड़की को कहता है कि जब सजा दे ही चुके हो तो हाल ना पूछो। लड़की का मैसेज आया होगा, कैसे हो, आजकल क्या कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? तो लड़का कहता है कि जब सजा दे ही चुके हो तो हाल ना पूछो। अर्ज किया है कि जब सजा दे ही चुके हो तो हाल ना पूछो, अगर हम बेगुनाह निकले तो तुम्हें अफसोस बहुत होगा, अगर हम बेगुनाह निकले तो तुम्हें अफसोस बहुत होगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी शायरी तो बहुत पसंद आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, एज फास्ट एज वी कैन। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर के, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। भाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलो, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, कई बुक्स में बेटा इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से भी बोला गया है, तो इसके लिए भी घबराना नहीं है, यही आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसी को बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया जाता है। मतलब आपके लेवल पे तीनों सेम है, वैसे है तीनों डिफरेंट चीज, बट अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में तो तीनों का आंसर सेम होगा, ठीक है? कोई स्टाइलिश नहीं मारना, अरे हम तो इंथैल्पी भी जानते हैं तो पोटेंशियल भी जानते हैं, कुछ नहीं। आपके लिए जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, जो इंथैल्पी है, टीचर्स के लिए तीनों अलग है, बट आपका आंसर आ जाएगा एक ही चीज से, अपने को ज्यादा तो पढ़ना नहीं। चलिए आइए बच्चों, आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया था, तो मैंने बताया था जेड इफेक्टिव है क्या। जेड इफेक्टिव बेसिकली अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का नेट अट्रैक्शन फोर्स। अंदर वाला न्यूक्लियस
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का नेट अट्रैक्शन फोर्स, अंदर वाला और बाहर वाली के बीच का नेट अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात होती है। चलो अब एक बात बताओ, ऐसा हर एटम में होता होगा? हर एटम में न्यूक्लियस बाहर वाली को खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को। हर एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हर एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो अपने तरफ से एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है। न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है। अब विजुअलाइज नहीं हुआ होगा तो आइए कागजों पे बताते हैं आपको। कुछ इस तरह से मैंने आपको एटम बताया था, बोलो हाँ या ना। बीचों बीच आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, बीचों बीच बेटा न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन होता है या ना, हाँ या ना। तो न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव में यही होता है कि न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यही होता है। और दूसरा चीज यह होता था कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको रिपल्सन फोर्स लगा रहे, जो इनर इलेक्ट्रॉन वो रिपल्सन फोर्स लगा रहे। चलो वो तो शील्डिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं हम। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अगर मान लो दिलवाले को दुल्हनिया ले जाना है, भाई कहीं और अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसका, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया को ले जाना है बेटा। तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को आपको चुरा ले जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को भगा ले जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल ले जाना है। अरे न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, फिर भी आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा अपने आप को साबित करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स से इसको निकाल पाएगा। वरना न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही है आयनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, बट आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों? इसको निकालने के लिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन कान खोल के सुनिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन कान खोल के सुनिएगा। द मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी which is required to remove electron, the minimum energy required to remove electron, that is ionization energy. अभी टेक्निकल डेफिनेशन में बाद में जाएंगे। the minimum energy required to remove outermost electron, ये बात समझ में आई। what is ionization energy? the minimum energy required to remove outermost electron, it is ionization energy. अच्छा आप कहोगे फिर कि सर आउटर मोस्ट को ही क्यों आप फिर से पकड़ लिए? यार जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो जेड इफेक्टिव हो, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, ये सब के सब आउटर मोस्ट के लिए डिफाइन है। वो अब उन साइंटिस्ट से जाके पूछना पड़ेगा ऐसी डेफिनेशन क्यों बने, क्योंकि सारी की सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं वो आउटर मोस्ट इस पे हुए। क्लियर है? कोई समझ में आ रहा है? बोलो। तो बेटा यहां पे आएगा, ये न्यूक्लियस बेचारा अंदर इसको खींच रहा, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कोई आया और उसको चुरा ले गया। एक मुझे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। फिल्म देखते हो आप लोग? थिएटर में जाते हो कभी? हैव यू बीन टू थिएटर्स? बड़े पर्दे पे स्क्रीन उस पे मूवीज देखे हो आप? हैव यू एवर बीन टू थिएटर्स? यस और नो? Have you ever been to theaters? Yes or no? Yes, I have. ठीक है, आप गए होंगे। ठीक है, तो मैं कॉलेज टाइम में मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि यार रांझना मूवी मेरी बहुत रांझना मूवी बहुत अच्छी आई है, चलो देखने जाते। तो हम मैं लाइफ को ना जीना ज्यादा पसंद करता हूँ, काम भी काम पे है और मस्ती भी अपने टाइम पे हो ही जाती है, तो वो करनी भी चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे, वरना तो आप कर नहीं पाओगे। हाँ बॉस, तो हाँ क्या बता रहा था मैं? रांझना मूवी देखी आपने? रांझना मूवी देखी आपने? तो रांझना मूवी में एक डायलॉग है, और वो डायलॉग थोड़ा सा जैसे जो इंटीरियर के लड़के हैं हमारे जैसे, तो इंटीरियर वाले लोगों को थोड़ा सा चुभ जाता है।
उसने उसमें उस मूवी में एक डायलॉग है कि गली के मान लो आप गुंडों का प्यार, ऐसा मान लो कि गली के लड़कों का प्यार, ऐसा मान लो गली के लड़कों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर आके ले जाते। मतलब मान लो कोई बेचारा गली का लड़का 4-5 साल से अपना कुछ काम कर रहा है, अब एक दिन अचानक घर वाले सोचते हैं कि अच्छा वो डॉक्टर है, उससे आपकी शादी हो जाती है। अब गली का बेचारा लड़का 4-5 साल मेहनत कर रहा है और एक दिन आते कोई डॉक्टर इंजीनियर और उसको ले जाते। गली के लड़कों का प्यार वो डॉक्टर इंजीनियर चुरा के ले जाते हैं, राइट। गली के लड़कों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर चुरा के ले जाते हैं, ऐसा वो मूवी में डायलॉग है। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा हमारी मतलब हमने मूवी देखी तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब आओ, ये वही बात हो रही है यहां पे, अगर आप देख पाओ तो ये कुछ वैसे ही बात हो रही है कि बेचारा न्यूक्लियस मेहनत किए जा रहा है, अट्रैक्शन किए जा रहा है, एकदम से कोई आता है एनर्जी लेके और ये गली के लड़कों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं। एकदम से कोई आता है बहुत एनर्जी लेके, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को बेचारा ले जाता है। वैसा ही कुछ है। अब वो एनर्जी तो चाहिए। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है। इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस दिए जा रहा। तो बेटा इस अट्रैक्शन फोर्स से निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो नाउ अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने समझा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख देते हैं। द मिनिमम एनर्जी, बेटा जी क्या लिखते हैं? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom. The minimum energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. अब मैं इसको समझाता हूं। अब रिमूव एन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे जरूर जोड़ दीजिएगा। हमेशा बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होगा। कम से कम एनर्जी जितने में बाहर वाली इलेक्ट्रॉन, कम से कम एनर्जी जितने में बाहर वाली इलेक्ट्रॉन निकल के चली जाए, एंड दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने 3 टर्म ऐड किया है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, फंसाएंगे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। आइसोलेटेड गैसियस एटम, सबसे पहली बात ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए आप देखो तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में इसको रखा था। सबसे पहली बात ये एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड का मतलब है बॉस आपके पास सिंगल एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चों आपके लिए सिंगल एटम। सिंगल एटम या फिर ऐसा लिखो एकलौता एटम। सिंगल एटम या फिर आप लिखो एकलौता एटम। क्लियर है? सिंगल एटम या फिर लिखो एकलौता एटम। और ध्यान रखो, थोड़ी देर पहले बोला था केटाइन और एनाइन बनाना गैसियस का काम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा गैसियस एटम के लिए डिफाइंड है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर गैस स्टेट, गैसियस स्टेट में डिफाइंड होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बेटा गैसियस स्टेट में डिफाइंड है। बोलो क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन बेवफा है। अरे बेटा पढ़ाई नहीं करोगे ना तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बेवफा हो ही जाएगा। अभी तो इलेक्ट्रॉन है, डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी भी एनर्जी चलेगी, तुम भी किसी का प्यार ले आओगे। भाई मैं लड़कियों के लिए भी सेम अप्लाइड है। आज लड़का लड़की बराबर ही है, बस ऐसा होता है ना। मैं तो ऐसी बहुत, अब तुम ना चैट में मेरी बातें मत करो, ये एक्सपीरियंस और ये छोड़ो। अपन उस स्टेट में चले गए, निर्वाणा स्टेट समझते हो? निर्वाणा मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। हम ऊपर उड़ गए बेटा, बाबा वाली स्टेट में आ गए कि अब हम बेटा आपको आशीर्वाद दिया करेंगे। अब हम तो कि आओ बेटा फूलो फलो आगे बढ़ो, अपना तो बस अब वो काम है। हम बाबा बन चुके, हमें उन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलिए। अरे 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 सिद्दीकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे रुको यार, कमेंट भाग, अरे कमेंट भाग गया ऊपर। सिद्दीकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, दिल की बात कुछ तो हसीना और कुछ तो लिखा था उन्होंने। अरे अरे चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बॉस। यहां पे कि सिंगल
एटम के लिए डिफाइन होगा, इकलौता एटम होना चाहिए। अच्छा, बिना सिंगल के आप क्यों भागा ले जाओगे भाई? सिंगल तो होना चाहिए ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। मैं कह रहा हूं सिंगल एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। उसके बाद गैसियस फेज में होगा, और फिर एक सिंगल एटम के लिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड है। ठीक है, चलिए। So the minimum energy required to remove an outermost electron from isolated gaseous atom, that is called as ionization energy. अच्छा यार, एनर्जी है, इसका कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा। एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, और बेटा इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि एक एटम के लिए डिफाइंड है। इसका यूनिट होता है किलो जूल पर एटम। इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर एटम। तो तीनों में आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, कई बार आपको इलेक्ट्रॉन किलो जूल में दिखेगा, कई बार आयनाइजेशन एनर्जी आपको किलो कैलोरी पर एटम में दिखेगा। बोलो क्लियर है ना? अच्छा, यहां पे चूंकि अब 3 यूनिट्स की बात हुई है, तो तीनों यूनिट्स का कन्वर्जन भी बता देता हूं। वैसे कभी भी आपके काम नहीं आएगा, बट बता देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर एटम, इज इक्वल टू 25 किलो कैलोरी पर एटम। तो बेटा तीनों को आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हां या ना, हां या ना। अब जो आप कर रहे थे ना बेटा, केटायन बना रहे थे, वो यही तो था। केटायन में आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिया था। वो लॉस कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जाने अनजाने में जब आप केटायन बना रहे थे, तो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन आप लॉस करा रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहे थे। बोलो हां या ना, बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ बॉस यहां पे कि जो आप कर रहे थे ना, ये यहां तक लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। चलो आ जाओ, अब आते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, सोडियम। सोडियम गैसियस होना चाहिए, तो देखो आइसोलेटेड है, मतलब एक सिंगल एटम की बात हो रही है, एक सोडियम की बात हो रही है। आइसोलेटेड के बाद गैसियस भी है। अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, और जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी यहां पे लगेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो हां या ना। जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे। सोडियम अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं देता, सोडियम में से अपने आप इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों एनर्जी देनी पड़ रही है? क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन से दूर निकालने के लिए। ठीक है, तो जब केटायन बन रहा था, यही तो केस हो रहा था। तो केटायन जब बना था, अपने आप इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो गया था, हमने एनर्जी डाला था। कौन सा एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी, बार बार मैं बोल रहा हूं कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जहां पे एनर्जी देना पड़ता है, इसको मैं बोलता हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। सो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगला स्टेप यही लिखेंगे, अगला पॉइंट यही लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है? इज इट क्लियर? आई एम आस्किंग, आई एम सीरियस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके फाइन, सो विल मूव फॉरवर्ड। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, तो भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये रहा सोडियम जो है आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये बन गया। चलो बढ़िया, आयनाइजेशन एनर्जी से क्या बन रहा है? केटायन बन रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, मजा भी आ रहा। अब एक बात बताओ, क्या इसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? हां या ना बोलना पड़ेगा? हां या ना बोलना पड़ेगा? क्या इस प्रोसेस में आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? और बोलेंगे तो क्यों, नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं? हम से तो हरी होतिया ना। अरे हम पटना में आ रहे हैं थोड़ी देर बाद ना। आई विल बी इन पटना। आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ मीटअप वेरी सून इन पटना। थोड़ा देखते हैं, कोई होटल वगैरह लेते हैं वहां पे, एंड विल बुक अ कॉन्फ्रेंस हॉल, और हम वहां पे आपसे मिलेंगे। तो पटना वालों,
where we'll be meeting not only in Patna, where we'll be in Kolkata as well, we'll be in Delhi as well, we'll be in Patna as well. We'll go to the Nanded. We have booked some slots, so we'll be going. Don't worry, I'm planning for it, and I'll announce the dates. हम announce करके फिर आपके पास आएंगे. Don't worry. एक जादू दिखाऊं? मेरे हाथ में बॉटल है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा. देखा? आई एम अ मैजिशियन ऑल्सो, यू नो. मेरे हाथ में बॉटल है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा. बिकॉज बॉटल इज ग्रीन कलर एंड वी आर यूजिंग ग्रीन स्क्रीन क्रोमा हियर इन द क्लास. ओके. जादू दिखाऊं? ये देखो बॉटल वैनिश हो गया. जादू दिखाऊं? ये देखो बॉटल आ गई. जादू जादू. चलो भाई आ जाओ. बड़ी बहुत बातों नहीं क्लास है भाई. हम क्लास लेते हैं भैया 2-3 और ऐसी बात वाली क्लास. लेकिन तुम मजेदार लोग हो भाई, तुम मजेदार लोग हो. ड्रॉपर्स के साथ अच्छी बात होती है, दे अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. उनको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. वैसे मेरा मानना ये है, तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं. है कोई बात नहीं, ऑलवेज. चलो आ जाओ. आज यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स. सो चलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था कि क्या यहां आयनाइजेशन एनर्जी है, तो बस यहां पे आप लगा लेंगे क्रॉस, कट्टी लगा लेंगे बेटा यहां पे. दिस इज नॉट एन आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज नॉट कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी बेटा. इसको आयनाइजेशन एनर्जी हम नहीं बोलेंगे. अब लोग पूछोगे अरे सर ऐसे कहा है, क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर गैसियस एटम. आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं होता है. अच्छा, तो सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं होता. मान लो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना है तो क्या करोगे? 1 सेकेंड. मान लो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना है तो क्या करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी बेटा अगर आपको डिफाइन करना है तो आप एक काम करो भाई, सॉलिड को पहले गैस में. आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिफाइन करना है तो बेटा एक काम करो, सॉलिड को पहले गैस करो. अच्छा, सॉलिड से गैस सुना है क्या? जो कपूर पूजा में इस्तेमाल करते हो, कपूर कैंसर, तो बस वो सीधा आप जलाते हो और वो गैस बन जाता है. दैट इज सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन प्रोसेस. यस. तो बस आप सबसे पहले क्या दोगे? इस सोडियम में आप सबसे पहले क्या दोगे? सोडियम गैसियस बना दोगे. सोडियम सॉलिड से बेटा सबसे पहले क्या बना दोगे? सोडियम गैसियस बन जाएगा. बहुत अच्छा. अब सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस बन गया, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी, SE. सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी. अब ये गैस बन चुका है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. तो बेटा अगर ये वाला प्रोसेस अगर आप अपनाते हो, दिस प्रोसेस, कि ये दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पे आपकी IE बोल पाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. कि सोडियम गैस से तो Na+ गैस बन रहा है, Na गैस से Na+ गैस बन रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो आगे बढ़ सकते हैं क्या? सो वी हैव दिस कि सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस बना रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी इस प्रोसेस को बोलेंगे गैस से Na+ जाना. मतलब अगर मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझाऊं तो बेसिकली ये वाले प्रोसेस को मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा, जो कि ऊपर लिखा गया. तो बेसिकली दिस इज आयनाइजेशन. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाला आयनाइजेशन एनर्जी नहीं. क्लियर है? कोई प्रोसेस समझ में भी आ रहा है? ठीक ठीक लग रहा है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं. वेलकम टू महाराष्ट्र, वेलकम टू एवरीवेयर. डोंट वरी, डोंट वरी. ओके, चलो. अब आपने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप ही से पूछता हूं. ये वाला लिख लिया आपने? लिख लिया तो फिर हम आगे बढ़े. चलो अब एक बात बताओ, बस आप ही से पूछता हूं. आपको किसने रोका है कि इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद किसी और इलेक्ट्रॉन को ना निकालो? आपको किसी ने रोका है? भाई गली मोहल्ले के लड़कों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं. ऐसा थोड़ी कि एक मोहल्ले से एक ही ले जाते हैं. भाई एक और इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ले जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ले जाएंगे, जितने डॉक्टर इंजीनियर होंगे ले जाएंगे. अरे बड़ा सिंपल है ना यार. अब चाहे लड़का चाहे लड़की हो, दोनों पे एप्लीकेबल है बस. ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले. भाई ये निकलने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन होगा वो भी निकलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा वो भी निकलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा वो भी निकलेगा. तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले. एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा भी निकल सकता है, दूसरे के बाद तीसरा भी निकल सकता है, तीसरे के बाद चौथा भी निकल सकता है. हमें क्या करना है? निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी देते रहना.
एनर्जी डालते जाओ निकालते जाओ, डालते जाओ निकालते जाओ, एनर्जी दोगे निकाल लोगे, एनर्जी दोगे निकाल लोगे, डॉक्टर बन के आओ निकाल ले जाओ, डॉक्टर बन के आओ निकाल ले जाओ, इंजीनियर बन के आओ निकाल ले जाओ। भाई ये तो बड़ा सोसाइटी का नॉर्म है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखोगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख पाओगे दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, हां कि ना? आओ भाई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये हो, एक एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है और आइसोलेटेड भी है। हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिया। हमने क्या किया, थोड़ा सा एनर्जी लगा के आयोनाइजेशन एनर्जी डाला, तो इसको बोला आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब जो ये A+ बना, अब जरूरत थोड़ी एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरा भी तो निकल सकता है। तो भाई जो A+ आपके पास बन चुका है, केटाइन जो आपके पास बन चुका है, आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या बनता है? केटाइन। अब इसमें से मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो A+2 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो जब दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज IE2। अब जरूरत है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, आप चाहो तो तीसरा निकाल लो। तो बड़ा सिंपली आप लिख सकते हो कि A+2 गैसियस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दिस इज कॉल्ड एज A+3 गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। हां कि ना? तो दिस विल बी IE3। हां यार, एब्सोल्युटली क्लियर है, दिस विल बी IE3। सो IE1 ये रहा, IE2 ये रहा, IE3 ये रहा। लेकिन IE1 क्या है? ऑफ ए गैसियस। IE1 ऑफ ए गैसियस, IE2 ऑफ ए गैसियस, IE3 ऑफ ए गैसियस। बात समझ में आया? IE1 किसके लिए? ए गैसियस पे लगा। IE2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? ए गैसियस का सेकंड आयनाइजेशन। ए गैसियस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ए गैसियस में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के A+2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल के A+3। आप चाहो तो यहां पे A+ वो भी कर सकते हो। आप चाहो तो बेटा यहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, IE4। बट एनसीईआरटी में 3 ही आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो 3 ही पड़े। ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, IE2 ऑफ A+ और IE2 ऑफ A गैसियस और IE1 ऑफ A+ गैसियस और IE1 ऑफ A+ गैसियस। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, IE3 ऑफ A+ और आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, IE2 ऑफ A+ गैसियस और आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, IE1 ऑफ A+2 गैसियस। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE1 यूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE2 यूज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE3 यूज हो रहा है। अब A+ में से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? A+2 बनने में कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक, दैट मींस IE1 ऑफ A+। A+2 से A+3 बनने में कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक, मतलब IE1 ऑफ A+2। अब मान लो A+ से A+3 बनने में कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 2, तो IE2 ऑफ A+। सो अब जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है IE उतना ही होगा। IE1, IE2, IE3 बोलो, एब्सोल्युटली क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा यहां पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लो क्या होता है, एक हमारे मॉडर्न सोसाइटी का रूल होता है। मॉडर्न सोसाइटी कहने के मॉडर्न हो गए, लेकिन यार देखो अभी भी लोग जो है ना, अभी भी वहां पे यहां से पिछड़े हुए हम लोग, हम सबकी बात करें, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं। तो जनरली इंटीरियर्स में क्या होता है कि लड़कियों की जब शादी होती है, मतलब आपकी सिस्टर होंगी, मेरी सिस्टर हैं, लड़कियों की जब शादी होती है तो वहां पे दहेज का सिस्टम, आप समझ रहे हो कि लोग चार्ज करते हैं, अरे मेरे को ना 20 लाख रुपए कैश, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में करते क्या है, तो भैंस बांधते हैं, घर पे ले जाके फिर भैंस बांध देंगे उसकी वो बोनेट से जाके। ठीक है, और जैसे आप दिल्ली वैली में आओ तो यहां भी है, मतलब यहां भी कम नहीं है, मैंने देखा है, अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे ऐसे होता है, BMW या फिर जगुआर दे दो, राइट, लीमो मुना मांगने लगे। खैर छोड़ो, बात आगे बढ़ाते हैं कि बस ऑर्डर ये क्या होता है कि अगर मान लो पड़ोसी को फॉर्च्यूनर मिला है तो वो बोलेगा नहीं, अब मुझे उससे बड़ा वाला चाहिए, पजेरो का जो एकदम टॉप मॉडल है वो चाहिए। अब उससे भी नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं अब मुझे Q3 चाहिए, ऑडी दो। अब वो उसका बगल वाला जो है, अब इसको Q3 मिल गया, अब मैं इससे बड़ा कैसे बनूं, तो वो बोलेगा नहीं मुझे BMW चाहिए।
अब वो अपने आप को बड़ा कैसे दिखाएगा, नहीं नहीं मुझे तो अब BMW के साथ साथ एक वो भी दो, एक दो गाड़ियां दो, BMW भी दो और फिर आप फॉर्च्यूनर भी दो। तो ऐसा होता है, ये एक सोसाइटी में स्टेटस बन चुका है जो कि बहुत गलत, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। बट अब क्या करें, आपको भी रियलिटी पता, हमें भी रियलिटी पता है, जितना कोशिश हो पाता हटाने की हटाओ। तो जितने भी क्लास में लड़के हैं, थोड़ा कमेंट में लिखो कि आई विल रिमूव दिस सिस्टम, आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम। लड़के जरूर लिखें आप, लड़कियां आप भी, है ना। बहुत ज्यादा डिमांड आपके होते हैं, सरकारी डॉक्टर होगा तो ही शादी होगी, ऐसा नहीं चले, समझ रहे हो। दोनों साइड से होना चाहिए ना, सरकारी ही का है, उसके पास अगर BMW है तो मैं शादी करूं, ऐसा क्यों। वो ऐसा नहीं देखते कि वो अच्छा इंसान है, इफ ही केयर्स फॉर यू, इफ ही रियली केयर्स फॉर यू, इफ यू वांट टू सी यू हैप्पी, दैट इज आई थिंक दैट इज अ वही क्राइटेरिया होना चाहिए आपको किसी के साथ रहने के लिए या शादी करने के लिए या घर बसाने के लिए। इफ ही और सी इज केयर्स फॉर यू, दोनों लड़के लड़की के लिए, इफ ही और सी इज केयरिंग, मतलब उसको फर्क पड़ रहा है इस बात से कि आप ने शाम में सही टाइम पे सोए नहीं सोए, उसको इस बात से अगर फर्क पड़ रहा है कि आप खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अब वो वाला नहीं यार, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, वो वाला नहीं, दैट इज रबिश, दैट इज टोटली रबिश, राइट। अगर उसको छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम फर्क पड़ रहा है कि अगर आप बीमार पड़ रहे हो, उसका फोन आ रहा है बार बार, मेडिसिन लिया नहीं लिया, शी इज वरीड, शी इज टोटली वरीड, और ही इज टोटली वरीड फॉर यू कि आप प्लीज जाओ मेडिसिन, या वो आ रहा है आपको मेडिसिन तक लेके फिर घर छोड़ के जा रहा है, तो दैट इज केयर, राइट। आप लोग का केयर होता है, अरे तुमने खाना खाया, अच्छा ठीक, चलो बाय, ठीक है। तो मेरा तुम्हारा, तुम थोड़ा बड़े हो पहले, अभी यार बड़े हो जाओ फिर, ठीक है। तो यहां पे लड़कियां आप भी लिखो कि आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम, आई विल मैरी टू दैट गाय, मतलब या तो आप पेरेंट्स के हिसाब से कर लो, सीधी बात है, उनसे ज्यादा मैच्योरिटी आपके पास है नहीं, तो आई सपोर्ट दैट, क्या पेरेंट्स के हिसाब से कर लो। खुद से करनी है तो बस थोड़ा ख्याल से, कि ऐसा नहीं कि मैं BMW हो, Q3 हो, ऑडी हो, जगुआर हो तो ही हो, दैट इज नॉट, दैट डजंट वर्क, ठीक है। चलो, तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें भी होती रहती। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, चलो वापस बैक टू द ट्रैक, वापस बैक टू द ट्रैक। मैं क्या समझा रहा था आपको कि बस जैसे क्या होता है, आपके घर होके बगल वाले को मिला, मान लो फॉर्च्यूनर मिला, तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो ऑडी चाहिए, उसको ऑडी मिल गया बोलेगा मैं BMW चाहिए, उसको BMW मिल गया उसको मर्सिडीज चाहिए, उसको मर्सिडीज मिल गया उसको कुछ और चाहिए। तो ये स्टेटस सिंबल बना लेते। कहने का मतलब है, पहली बार जो एनर्जी लगी गई वो थोड़ा फॉर्च्यूनर लग रहा है, दूसरी बार तो बात बेटा ऑडी तक पहुंच गई है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तीसरी बात तो बेटा आपके पास BMW तक बात पहुंच गई है बेटा, चौथी बार तक ऐसे चलता जाएगा, मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता चला जाएगा। क्यों, अब थोड़ा सोचो, क्यों, अब थोड़ा सोचो। मुझे बस आप साइज का ऑर्डर बताओ, A प्लस टू, सॉरी A प्लस और A प्लस टू का साइज का ऑर्डर बताओ, A प्लस और A प्लस टू का साइज ऑर्डर बताओ, A प्लस टू का साइज ऑर्डर बताओ, चलो फटाफट से बताओ, A प्लस टू का साइज ऑर्डर बताओ, साइज ऑर्डर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यार, एनायन, सॉरी सबसे पहले एनायन, फिर न्यूट्रल और फिर केटायन, तो न्यूट्रल सबसे बड़ा हो गया। फिर हमने पढ़ा था चार ज्यादा तो साइज कम हो गया, ये हो गया साइज का ऑर्डर। अगर मैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर करूं, अगर मैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर करूं, दिस इज A प्लस टू, फिर आगे जाएगा A प्लस और फिर आगे जाएगा बेटा आपके पास A, एकदम हो गया ना आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। क्यों, अरे अगर छोटा साइज है तो न्यूक्लियस पास है, तो वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो A से A बड़ा था तो निकाल, आसानी से निकाले, दूर था ना, बड़ा है मतलब दूर है। अब ये A प्लस टू बहुत छोटा हो गया तो न्यूक्लियस के पास में आ गया, अब निकालना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप समझना, आप समझना बेटा, ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा हुआ, ये और छोटा हो गया। छोटा साइज का मतलब समझ लो, छोटा साइज है, न्यूक्लियस पास में, इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। छोटा साइज है, न्यूक्लियस पास में, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। साइज बड़ा कम एनर्जी, साइज छोटा ज्यादा एनर्जी, साइज बड़ा कम एनर्जी, साइज छोटा ज्यादा एनर्जी। सो देयरफॉर बेटा दिस विल बी द ऑर्डर IE1 IE2 IE3, देयरफॉर दिस विल बी द ऑर्डर, बोलो हां या ना, देयरफॉर दिस विल बी द ऑर्डर, बोलो हां या ना। IE1 IE2 IE3 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है एनर्जी ज्यादा लगेगी, जैसे जैसे साइज छोटा लगेगा एनर्जी ज्यादा लगेगी, बोलो हां या ना।
अब आ जाओ बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। 4 फैक्टर हैं जो हमें डिसाइड करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी सेम हो गया, सेम हो गया क्या? A+2 सबसे छोटा है। अच्छा यार सेम हो गया तो तुम चेंज कर लो, A+A+2 ऐसा कर लो, ठीक है। अब हो गया क्लियर, A+A+2। साइज का उल्टा ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी हो, साइज का उल्टा ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी। साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस पास में आ गया। अब तो खुद देखो, साइज बड़ा है, साइज बड़ा मतलब दूरियां बहुत ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस। साइज छोटा है, पास पास ही रहते हो, वहां से थोड़ा निकालना बड़ा मुश्किल है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो इजी, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर आगे ले जाए। लेकिन अगर तुम पास पास रहते फिर थोड़ा मुश्किल होता। गेटिंग दैट? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें समझाना पड़ता है। मुझे पता है, तुम्हें कहां कहां दिक्कतें आएंगी, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से समझाना पड़ता है। मुझे किसी ने आज वीडियो कॉल किया था, किसी दोस्त ने, ऑफिस में बैठा था मैं और वीडियो कॉल किया था। तो मैंने वीडियो कॉल उठाया, उसने बोला अरे यार योर फेस हैज बिकम सो डल। क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो मैं चमक रहा हूं। तो उसने बोला अरे नहीं मतलब शी इज अ डॉक्टर, जिनका फोन आया था शी इज अ डॉक्टर। शी, अच्छा मुझे ये नहीं बोलना था कि शी, अच्छा कोई बात नहीं। तो दोस्त हैं वो, और तो उन्होंने बोला कि आप पानी बहुत ज्यादा पीना है आपको। तो आज से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने दोस्तों की बात बहुत मानता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, शी बोल दिया हूं। अब तुम कमेंट में रुकोगे नहीं, तुम्हें मौका मिल गया, बोल लो भाई, तुम भी बोल लो, तुम भी खुश रहो, कोई बात नहीं। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, लेट्स डू फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आइए, सो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे लिए अभी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मैं पढ़ाता जाऊं, आपके कमेंट ही ना देखूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करने वाले हैं बच्चों। थोड़ा गौर से देखिएगा, 4 फैक्टर है बच्चों, 4 फैक्टर है। देखो सबसे पहला फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव। अब देखो जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है। ओ ग्रेट। तो बेटा यहां भी क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बोलो क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बोलो क्लियर है? जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ब्रेकअप कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन करा, जितना ज्यादा एनर्जी है उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए। चलो, तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। दूसरा, मैंने एक पेनिट्रेशन पावर का आपको ऑर्डर बताया था। मैंने बेटा पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बताया था, हां या ना? पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आपके पास मैंने बोला था S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। ये था पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बेटा आपके पास S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन, और मैंने वहां पे शायद आपको ये बात बताई थी कि पेनिट्रेशन बोलो या अट्रैक्शन बोलो, बात एक ही है। पेनिट्रेशन बोलो या अट्रैक्शन बोलो, बात एक ही है। पेनिट्रेशन का मतलब आर पार हो जाना, तो जितना न्यूक्लियस से पास होगा उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। मोर क्लोजर, मोर अट्रैक्शन, मोर पेनिट्रेशन। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव इज आल्सो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो इसका मतलब जो आप आयनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हो, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये पेनिट्रेशन पावर का भी ऑर्डर है। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है जेड इफेक्टिव के अंदर कि भाई ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब ज्यादा एनर्जी। तो बेटा यहां पे आ जाएगा S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, more energy. This is the ionization energy order. This is the ionization energy order. Hope it is very very clear in your mind. अरे बोलना पड़ेगा, क्लियर है? चलो, सो S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। कई लोग पूछ रहे कि सर वो जो डॉक्टर आपसे बात करती है वो केयरिंग है कि नहीं? भाई साहब गजब के लेवल को लोग भाई। तुम एक बात, तुम मतलब
तुम्हें ऐसा लगता है ना, तुम्हारे जो कमेंट्स है ना, उससे लगता है तुम कम से कम 25-30 साल के लोग हो। आई यू लाइक दैट? लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई यू लाइक दैट? जितनी मैच्योरिटी से तुम बात कर रहे हो ना, उतना तो मुझे लगता है तुम 25-30 साल के लोग हो। इधर आओ। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में जितना ज्यादा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। चलिए, थर्ड थिंग बेटा, साइज। साइज, अब मैंने आपको बताया, थर्ड थिंग बेटा आपको बताते हैं साइज। आइए साइज की बात कर लेते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब देखो, साइज अगर आपका छोटा है, साइज क्या है? छोटा है बेटा। अगर आपका साइज छोटा है, अगर एटम का साइज छोटा है तो बॉस न्यूक्लियस पास में, अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस पास में, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा, ज्यादा एनर्जी करनी पड़ेगी। अगर साइज बड़ा है तो बेटा न्यूक्लियस दूर हो गया, तब आसानी से यहां से ब्रेकअप कर सकते हो किसका? इलेक्ट्रॉन का। बोलो, क्लियर है ना? अगर साइज ऑफ द एटम छोटा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस पास में है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो साइज छोटा ज्यादा एनर्जी, साइज बड़ा कम एनर्जी। साइज छोटा ज्यादा एनर्जी क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा है। साइज बड़ा कम एनर्जी क्यों? अट्रैक्शन कम है। अरे बोलना पड़ेगा कमेंट में हाँ कि ना। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो, एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब लास्ट थिंग इज आपके पास आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट चीज जो आपके पास आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट चीज। आओ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बस एक बात बताओ, आपको ये बात पता है क्या कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड? आपने सुना है कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। मैं फिर समझाऊंगा, और इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा पेयरिंग एनर्जी से समझते हैं, बट अभी सीख लेना है कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स are more stable as compared to half filled and fulfilled orbitals are more stable as compared to partially filled। अब एक बात बताओ, स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर अनस्टेबल से? जो स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों बेटा? जो इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों? बात बताओ। वो नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, वो तो खुश है, स्टेबल है, जिंदगी उसकी अच्छी चल रही है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, इसलिए एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड। सो हाफ फिल्ड HF लिख रहा हूं एंड फुल फिल्ड FF लिख रहा हूं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजीली। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू, तो सो इन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी इज नीडेड, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज नीडेड। आई होप इट इज परफेक्ट इन योर माइंड। अरे बोलो, अरे बोलो। दुनिया जहान में केवल ये ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, ठीक है? दुनिया जहान में केवल ये 4 फैक्टर जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। लिख लो, लिख लो, अच्छे से लिख लो। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, आ जाओ फटाफट आ जाओ, लिखो। अब लिखेंगे बेटा आपके पास ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या लिखेंगे? ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम लिखने वाले हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब आते हैं बेटा आपके पास ट्रेंड्स, और यहीं से सवाल आता है ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। गौर से समझिए, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। 2 तो ट्रेंड होता है, एक को बेटा पीरियड में देखना होता है, दूसरे को हमें ग्रुप में देखना है। पहले वाले को पीरियड में ट्रेंड देखना है और दूसरे वाले को ग्रुप में देखना है। पीरियड और फिर यहां पे आ जाते हैं ग्रुप में। चलो, अब एक बात बताओ, पीरियड में
लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? यार आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा। भाई पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब अट्रैक्शन बढ़ गया तो भाई आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो चूंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए आप सीधा बोलते बेटा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अरे हाँ या ना? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ज्यादा एनर्जी से तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकअप कराना पड़ेगा। उसी तरह बेटा ग्रुप में देखो तो ग्रुप में बेटा टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। हां या ना बोलना तो पड़ेगा। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा और साइज कम होगा। तो बेटा सिंपल सिंपल मैं इसका एक पीरियोडिक ग्राफ भी बना देता हूं। आओ, ये लेफ्ट से राइट जाने पे क्या आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा ना? अरे हां जी कि ना जी? क्या आपका बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा ना टॉप टू बॉटम जाने पे? अरे हां जी, बोलो क्लियर, समझ गए अच्छे से? चलिए अब मैं एग्जांपल्स आपको कराता हूं आयनाइजेशन एनर्जी के। अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी के बेटा आपको एग्जांपल कराता हूं। मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, गलत तो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप गलत करेंगे। क्या गलत करेंगे या नहीं करेंगे? आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ। तो आ जाओ यार, सबसे पहले हमने क्या किया कि पीरियड नंबर 1 में देखा। पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है। फिर हम पीरियड नंबर 2 की बात करेंगे, फिर हम पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे, साइमल्टेनियसली पीरियड नंबर 4 की बात करेंगे। पीरियड नंबर 4 जल्दी बताते नहीं है। आई एम द ओनली वन, यस, क्योंकि कहना पड़ेगा, क्योंकि बॉस आपको मैं ही कराता हूं। बाकी सब लोग बोल देते, कोई बोलेगा डी ब्लॉक में, कोई बोलेगा ऑर्गेनिक वाले बताएंगे, कोई बोलेगा फिजिकल वाले बताएंगे। अपने को तो भैया आपका सिलेक्शन कराना, अपने को सब बताना। चलो, हाइड्रोजन हीलियम में किसका ज्यादा एनर्जी, कहां ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? बेटा हीलियम में फुलफिल्ड होता है, 1s2 होता है। चूंकि फुलफिल्ड है, हाफ फील्ड और फुलफिल्ड में फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल है। सिंपल, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज द एनर्जी ऑर्डर। पीरियड नंबर 2 में क्या होता है? लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। एक बात बेटा, पेन नीचे, नजरें नजरों में, पेन नीचे, नजरें हमारी नजरों में। थोड़ा गौर से सुनिएगा बेटा। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है? उसी तरह बेटा ग्रुप नंबर 15 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये बात गौर फरमा लीजिए। ग्रुप नंबर 2 जो होगा बेटा वो क्या होगा? ग्रुप 2 विल बी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 2 विल बी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप 15 विल बी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हाँ या ना? ग्रुप 2 विल बी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप 15 विल बी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हाँ या ना? So it is fulfilled configuration, it is half filled configuration. मैंने बोला है कि फुलफिल्ड और हाफ फील्ड तो स्टेबल है। मैंने क्या बोला है कि फुलफिल्ड और हाफ फील्ड तो स्टेबल है। स्टेबल में एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा? पड़ोसी से ज्यादा। तो भाई पड़ोसी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो जाएगी। बस इतना छोटा सा चेंज। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, यह भी स्टेबल है, तो इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक। अब सुनो, लेफ्ट से राइट जाने पर, अभी अभी हमने पढ़ा, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, तो बेटा लिथियम का सबसे कम होगा, सबसे लेफ्ट में। लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है और हाफिल फुलफिल का पड़ोसी से ज्यादा हो जाता है, तो बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा हो जाएगा। तो पहले बोरोन आएगा फिर बेरिलियम। हाफिल फुलफिल का पड़ोसी से ज्यादा हो जाता है। अब जैसे नाइट्रोजन आना चाहिए, बट नाइट्रोजन का पड़ोसी से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हाफिल और बाद बाकी नॉर्मल चलेगा। लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, और बेटा आपके पास क्या होगा? हाफिल और फुलफिल का पड़ोसी से ज्यादा। मैं एक बार और समझाऊंगा इसको, मैं इस बार एक बार और समझाऊंगा। नहीं आया, नहीं आया, मैं तो मान के चल रहा हूं कि नहीं आया। आया भी तो नहीं आया, कोई बात, मैं तो मान के चल रहा हूं नहीं आया। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा गौर से। भाई आपने सेकंड पीरियड एलिमेंट देखे, इसमें ग्रुप नंबर 2
और ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक वाले। ग्रुप नंबर 2 फुलफिल्ड होते हैं, ग्रुप नंबर 15 हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड स्टेबल होता है। अगर स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कितनी ज्यादा एनर्जी? पड़ोसी से ज्यादा। कितनी ज्यादा एनर्जी? पड़ोसी से ज्यादा। चलो अब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। जनरली लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। अरे बोलना पड़ेगा, जनरली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट में बढ़ेगा। अब ये बढ़ रहा है, लेकिन हाफ फिल्ड फुलफिल्ड वालों का पड़ोसी से ज्यादा बढ़ जाएगा। हाफ फिल्ड फुलफिल्ड वालों का पड़ोसी से ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बोलो क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं ना। अरे आओ ना, कहां पढ़ने। उसके बाद अब आते हैं सोडियम, पीरियड नंबर 3, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। चलिए भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो बताया है। आ जाओ, अभी भाई लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन बस दो कंडीशन। लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन दो कंडीशन केवल है ना बेटा। कौन सा है? ये देखो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 2, ये देखो नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15। आपको ग्रुप नंबर 2 देखना है अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको देखना है नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15। लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 2 का पड़ोसी से ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे ग्रुप नंबर 2 का पड़ोसी से ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे हाँ कि ना? बोलना पड़ेगा बेटा, बड़ा सिंपल। सोडियम से तो ज्यादा ही होगा, सबसे कम हो गया सोडियम, बहुत अच्छा। फिर हो जाएगा एल्युमिनियम, बहुत अच्छा। फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, बहुत ही अच्छा। फिर हो जाएगा बेटा सिलिकॉन, फिर हो जाएगा सल्फर, फिर हो जाएगा फास्फोरस, फिर हो जाएगा क्लोरीन। अरे गजब हो गया आर्गन। बोलो क्लियर। एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर के बाद फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर बोलो गजब कि नहीं गजब? एकदम क्लियर हो गया। आपने न्यू फोन लिया ना? यस, दैट इज इन माय केबिन। अभी मैं अपने मतलब ये स्टूडियो है तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे, केबिन मेरा नीचे, तो मैं वहां रखा हूं। आज मतलब मुझे एक एंड्रॉयड फोन चाहिए था। आई हैड एप्पल 13 मेरे पास था, तो मुझे एंड्रॉयड फोन चाहिए था। तो मुझे लोगों ने बताया कि OnePlus 10 Pro इज अ गुड फोन, तो आई बॉट इट टुडे। चलो, महंगा था, उतना महंगा आपको नहीं लेना चाहिए। कॉस्टेड अराउंड 70,000, 72 का है आई थिंक, 2000 डिस्काउंट मिला है, तो 70,000 के आसपास। हाँ कि ना बोलना पड़ेगा बस। चलो आ जाओ, पीरियड नंबर 4 इंपॉर्टेंट वन। पीरियड नंबर 4 इंपॉर्टेंट वन, बड़ी गौर से देखिए। पीरियड नंबर 4 में आपको पता है साइज का ऑर्डर पता है? स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज कम होता है, आयरन कोबाल्ट निकल बराबर होता है, कॉपर और जिंक बढ़ जाता है। आइए क्लियर, आइए बड़े अच्छे से आइए बेटा, मजा आ जाएगा आपको। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते? ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो? आओ बेटा, क्या हुआ? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते? आ जाओ। अब ये लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। बढ़ा दो, तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। ये इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मैं आसान बना दूंगा कि बेटा जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का चेंज हो जाएगा। क्या है ट्रिक? देखिएगा गौर से। सेकंड एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 3 4 5 6, 6 एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 7th एलिमेंट चेंज हो जाएगा। बस मैं क्या बोल रहा हूं? सेकंड के बाद का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे सेकंड के बाद का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब टाइटेनियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वैनेडियम। उसके बाद 6 में चेंज हो जाएगा, तो बेटा यहां पे आयरन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू निकल। याद हो गया होगा। लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, बट 2 6 और 7 पे चेंज हो जाता है। लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, बट 2 6 और 7 पे चेंज हो जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ आया हो। लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, बट 2 6 और 7 पे चेंज हो जाता है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। बेटा लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, बट 2 6 और 7 पे चेंज हो जाता है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। बेटा आपकी बॉटनी की क्लास कल से होगी स्टार्ट। I have we have a teacher, not I. Study Bharat now has a teacher of like जो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, ठीक है? और कल बॉटनी का ओरिएंटेशन क्लास है, तो टुमारो यू विल मीट अ टीचर जो ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किए हैं ओबीसी कैटेगरी में, और ऑल इंडिया रैंक 12 प्रोड्यूस किया है जनरल में। तो दोनों ही बहुत बड़े बड़े रैंक है।
मतलब मैं बता दूं, सिलेक्शन तो अनगिनत है। मतलब आप बोल सकते हो कि 50,000 से ऊपर सिलेक्शन है। एक टीचर के नाम पे इतना ज्यादा सिलेक्शन होना ही अपने आप में बड़ी बात है। और बड़े बड़े रिप्यूटेड ब्रांड्स, जो भी आप बोल सकते हो, कोटा से लेकर के दिल्ली तक जितने रिप्यूटेड ब्रांड्स है सबका नाम ले लो, हर जगह वो पढ़ा चुके हैं, एचओडीज रह चुके हैं, अभी भी जहां हैं वो एचओडी है। ठीक है। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो ना, ये टीचर वो टीचर, ये अच्छा वो अच्छा, वो सबके सीनियर है, मतलब बाकी सबके जूनियर है, मतलब इनसे जूनियर थे सब। तो अब आई हैव डन दैट वर्क। जो बॉटनी की क्लास कल होगी आपकी, ओरिएंटेशन सेशन लग जाएगा, मतलब हम क्लास लगवा देंगे सर की, ठीक है। और आप उनसे पहले सीखो। मतलब मुझे आज वो बता रहे थे कि शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, कुछ आपका 40,000, ठीक है, कुछ शायद बॉटनी में 40,000 बर्ड्स होता है क्या आपको याद करने के लिए? मैमल्स कितने होते हैं, बर्ड शायद 40,000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेटा, बट उन्होंने बोला कि मैं सारी डेटा बच्चों को शॉर्ट ट्रिक से याद करा दूंगा। उन्होंने बोला कि मैं सारे जो टर्म्स हैं वो सब मैं शॉर्ट ट्रिक से याद करा दूंगा। उन्होंने पता नहीं मेरे को कौन सा बताया कि आई लव माई कंट्री करके एक पूरा पाई चार्ट याद करा दिया उन्होंने। उसी तरह मेरे को बताया कि मम्मा को बेस पसंद है, मम्मा को बेस पसंद है, तो मैमल पता नहीं क्या क्या बताया उन्होंने, बड़ा अच्छा। पसंद से पौसुंद करके कुछ तो लिखा था उन्होंने। यस, एंड जूलॉजी विल स्टार्ट फ्रॉम 5। जूलॉजी परसों से, मतलब परसों नहीं, परसों के एक दिन बाद से। बॉटनी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जूलॉजी विल स्टार्ट फ्रॉम 5। क्लियर? वेरी एक्साइटेड? यस, बॉटनी एंड जूलॉजी। और सर ने बोला है कि लगभग 130 लेक्चर लगेगा, 130 आवर्स। तो मतलब आपका तो, मतलब मुझे लगता है बॉटनी आपका क्लियर हो जाएगा जनवरी के आसपास। जनवरी 30 जनवरी को बॉटनी खत्म। क्लियर है? समझ गए? या जूलॉजी में मैम आएंगे, आपको बताया है मैंने। और जूलॉजी में वी हैव 2-3 मोर फेसेस। तो आपको जिससे पढ़ना पड़ो, मतलब सब पढ़ाएंगे। आप एक टीचर को पकड़ो, एक ही को पकड़ना, मैं पहले ही बता रहा हूं। और वो मत करना कभी भी ये गलती कि 5 बैचेस में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत करना। आपके पास एक बैच पढ़ने का भी टाइम नहीं है। पढ़ लो, खत्म करो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्साइटेड? चलो आ जाओ बॉस। यहाँ पे पीरियड नंबर 4, 1 2 3 4। अब आओ यहां पे। अब आते हैं बेटा यहां पे कि मैंने आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज याद करा रखा है। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज याद करा रखा है बच्चों। आपको क्या याद कराया है? आओ, याद कराया है स्कूटर यामाहा लाओ। पता ऐसा एक्टिनियम भी लिख सकते हो, बट हमें 6D सीरीज में नहीं जाना। चलो आ जाओ यहां पे कि साइंस, फिर टीना जरीना हाफ, ठीक है, टीना जरीना हाफ। फिर वो नसीब था, ये याद हो जाना चाहिए अभी तक। फिर क्रीम मुहासो वाली, क्लियर है। फिर होगा मन तक रे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन। फिर रूठा ओसामा, ऐसे याद कराया था। फे कोनी क्यों जलाते, ठीक है, ऐसे ही था। तो कौन रहता इधर, निकाह पढ़ो पंडित। फिर हमें याद है कॉपर से आगे सोना। फिर जमाना कदरदान होगा, या जमाने में सीडी होगा। चलो आ जाओ। अब देखो, जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, अगेन शॉर्ट ट्रिक, कि उसमें 3D सीरीज वाले का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, देन 4D सीरीज वालों का है, एंड देन 5D सीरीज वालों का है। ये ऑर्डर होता है। अगर ग्रुप नंबर 3 का पूछे तो 3D सीरीज का सबसे ज्यादा, मतलब स्कैंडियम, एट्रियम एंड लैंथन। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि भाई इसका आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो स्कैंडियम, एट्रियम एंड लैंथन में स्कैंडियम, देन यू हैव एट्रियम एंड देन लैंथन, ठीक है। तो 3D सीरीज का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, देन एट्रियम एंड देन लैंथन। कहीं नहीं मिलेगा, और केवल नीट के पेपर में मिलेगा, ध्यान रखना। पढ़ाता नहीं है, बाकी समझ लिया जाता है कि आपको, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे। मैं पढ़ा रहा हूं तो आराम से पढ़िए, और ये नीट के पेपर में मिलेगा, आप देख लेना, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा नीट के पेपर में भी। अब ग्रुप नंबर 3 शॉर्ट ट्रिक देखो, ये 3 है ना, तो आगे के 3 ग्रुप लिखो। मतलब ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6। ये 3 है ना, तो बाकी के 3 ग्रुप लिखो। फिर आगे के फिर से 3 ग्रुप लिखो, 7 8 9। 3 ग्रुप लिख दिया। ये 3 था तो 3 ग्रुप आगे के लिख दिया, 3 ग्रुप आगे के यहां लिख दिया। फिर 10 11 12 इतना ही डी ब्लॉक, बाकी 4 5 6 7 8 9 आ गया। 10 11 12, तो 10 को ऊपर रख दो, 11 12 को नीचे रख दो। 10 को ऊपर रख दो, 11 12 को नीचे रख दो।
बोलो क्लियर। 10 को ऊपर रख दिया, 11 को नीचे रख दिया। अब जो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7 है, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 है, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 5, दिस इज ग्रुप 6, दिस इज ग्रुप 7, दिस इज ग्रुप 8, दिस इज ग्रुप 9, दिस इज ग्रुप 10, दिस इज ग्रुप 11 एंड दिस इज ग्रुप 12। होप इट इज क्लियर। ठीक है, होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो 4, 5, 6 और 10 ग्रुप के लिए 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। देन आपके पास बेटा 4D सीरीज आता है, एंड देन आपके पास बेटा 3D सीरीज आता है। ठीक है, एंड देन आपके पास 3D सीरीज। बोलो हाँ या ना। तो जैसे अगर मैं ग्रुप नंबर 4 का पूछूं तो हॉफनियम का ज्यादा होगा, देन जिरकोनियम एंड देन टाइटेनियम। ऐसा क्यों हुआ? याद था इनका साइज बराबर हो गया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। याद था बेटा कि इनका साइज बराबर हो गया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, और चूंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसलिए सीरीज उल्टा हो जाता है। 5 देन 4 एंड देन 3। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर मैं ग्रुप नंबर 5 पूछूं तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। अगर मैं ग्रुप नंबर 6 पूछूं तो टंगस्टन सबसे ज्यादा, देन मॉलिब्डेनम एंड देन क्रोमियम। अगर मैं ग्रुप नंबर 10 पूछूं तो प्लैटिनम सबसे ज्यादा, देन पैलेडियम एंड देन निकल। ठीक है, लेकिन ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 में बेटा क्या होता है? ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 में 5D सीरीज सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद आ जाता है आपका 3D सीरीज एंड देन हो जाता है 4D सीरीज। इतना मतलब इसमें इतना एक्सेप्शनल ऑर्डर है, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह पढ़ाया है, इससे बेटर और कोई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं आपको बता दूं। अब इससे अब जब ग्रुप नंबर 7 पूछेंगे तो 5D वाला पहले आएगा, फिर 3D आएगा, फिर 4D। ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? यस। टेस्ट प्लानर कल मिलेगा, बन रहा है अभी बेटा। टेस्ट प्लानर कल मिलेगा, अभी बन रहा है। स्कूटर यामाहा लैंथनम, मतलब कैंडियम यट्रियम एंड लैंथनम। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है? चलो, तो जैसे क्वेश्चन आया था नीट में प्रीवियस ईयर में, कॉपर एजी एंड एयू क्वेश्चन आया था कि कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एजी एंड एयू। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एजी एंड एयू। बोलो हाँ कि ना, समझ में बोलो। अब कॉपर एजी एयू आपको पता करने पड़ेगा कौन से ग्रुप का है। तो कॉपर एजी एयू ग्रुप 11 है, और ग्रुप 11 का सीरीज ये होता है सर 5D, फिर 3D, फिर 4D। तो कॉपर एजी और एयू सबसे पहले बेटा, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो सबसे पहले 5D होगा, फिर आपके पास 3D होगा, और फिर आपके पास 4D। ये प्रीवियस ईयर PYQ का पार्ट है। अब आप जो ये नहीं पढ़ा होगा ना, उससे ये सवाल कभी सॉल्व नहीं होगा। वो जाके कभी पीरियोडिक टेबल में घूमता है, कोई बोल देता है उसको डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, जाओ वहां ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा। दोनों जगह पढ़ के देखो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आओ, अब बाकी के 2 फैमिली और है जहां पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी देखना है। बाकी के 2 फैमिली और है जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी देखना है। एक बेटा आपको बोरोन फैमिली देखना है। बोरोन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनल ऑर्डर है इसलिए, और बेटा कार्बन फैमिली का भी आयनाइजेशन एनर्जी आपको देखना है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है इसलिए। देखो, बोरोन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी, चूंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन उसमें लग रहा है। तो बोरोन फैमिली में याद करने का तरीका है, बंद करके ताला, बंद करके ताला, ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। तो बेटा इसका ये तरीका है, बंद करके का मतलब बोरोन फैमिली का सबसे ज्यादा, फिर ताला मतलब थैलियम, फिर गया का मतलब गैलियम, गया एल्युमिनियम, गया बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। 1 सेकेंड, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। बोरोन फैमिली, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। दिस इज द एब्रप्ट ऑर्डर, एक्सेप्शनल ऑर्डर, इसलिए लिखा दिया। एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। सब कुछ बेटा टिप्स पे हो जाएगा, बस आपको रिवीजन टाइम टाइम पे कराते रहूंगा, वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत। अब आ जाओ कार्बन फैमिली की बात करते हैं। तो भाई कार्बन फैमिली में कैसी गीत, मतलब या फिर कहे शिव जी। अब यहां पे क्या होता है, टिन और लेड में यहां पे चेंजेस आ जाता है। टिन और लेड में यहां पे बेटा आपको चेंजेस आ जाता है, और ये क्यों आया है आपको पता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस ये 2 एक्सेप्शनल ऑर्डर है, बस ये मैंने बताया।
एक्सेप्शनल तो डी ब्लॉक वाले थे, बट शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एकदम क्लियर कि नहीं क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज खत्म ही करते हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी, फिर कल से आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग, लिख लो। ला 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 ला, तेरी उम्र के नौजवान। और बॉटनी वाले सर है ना, वो चूंकि काफी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, बहुत दुबले पतले, आपको शायद इस स्क्रीन में आए कि नहीं आए मुझे पता नहीं है, बट वो इतने हाइट के। मैं सर से बात करनी तो मैं ऐसे करता हूँ, हाँ सर बताओ कैसा चल रहा है बॉटनी की क्लास। ही इज लाइक आदित्य सर। आदित्य सर से मैं मुझे बात करनी, सर फिजिक्स की क्लास कैसी चल रही है, ठीक है, ऊपर का तापमान कैसा है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आप कैसा फील कर रहे हो, मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है। चलो एफ ब्लॉक बेटा सेपरेट चैप्टर है, लेट्स नॉट मिक्स दैट, ठीक है, चलिए, है ना। चलो आ जाओ, तो आ जाओ उन्हीं को, चूंकि वो एक्सपीरियंस्ड है तो वही टेस्ट कराएंगे, वही उन्हीं को टेस्ट प्लानर में देने का प्लान किया कि आप ही टेस्ट कराओ, और वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में रह चुके हैं तो उनको पता है कि क्या करना है, तो ही विल डू दैट जॉब वेल, राइट। चलो कहां पे गलत लिख दिया, सही है, ये सही है, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन की वजह से वो चेंज हो जाता है। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, सही है, फिर 5D, फिर 3D, फिर 4D, सही है बेटा, चलिए सही है। चलिए अब आते हैं, अब आ जाते हैं अपन। हाँ मैं थोड़ा हाइट, आई एम लाइक 5'6", 5'7", मतलब आई हैव अ जनरल हाइट, जितना नॉर्मल इंसान की इंडियन हाइट होती है उतना ही, बाकी लोग तो यूं हैं मेरे टीम में सब। चलो आ जाओ, इधर आओ, यहां में आ जाओ। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो आ जाओ, जैसे मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी करना है, दोनों गैस है, दोनों ही गैस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा बेटा सल्फर और सल्फर प्लस में, दोनों ही गैस है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास जाएगा सल्फर और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर में, ठीक है। चौथा फ्लोरीन और क्लोरीन, F माइनस में और Cl माइनस में, F माइनस गैस और Cl माइनस गैस। चलो उसके बाद फिफ्थ पोर्शन में जाएगा सिलिकॉन, देन वी हैव फास्फोरस एंड देन वी हैव नाइट्रोजन एंड देन वी हैव कार्बन। सिक्स्थ क्वेश्चन में जाएगा सल्फर एंड देन वी हैव क्लोरीन एंड देन वी हैव फ्लोरीन एंड देन वी हैव ऑक्सीजन, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से, देखो यार इन दोनों में हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी और साइज का इनवर्स रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और साइज का इनवर्स रिलेशन होता है। यार केटाइन छोटा होता है, साइज छोटा ज्यादा एनर्जी, साइज छोटा ज्यादा एनर्जी लगेगा, साइज छोटा ज्यादा एनर्जी लगेगा, साइज छोटा ज्यादा एनर्जी लगेगा, बोलो क्लियर है ना। साइज छोटा ज्यादा एनर्जी लगेगा, अगेन साइज छोटा ज्यादा एनर्जी लगेगा। इन दोनों में आइए, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और सिलिकॉन, बेटा कार्बन और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, फास्फोरस और सिलिकॉन, फास्फोरस और सिलिकॉन थर्ड पीरियड के हैं। अब बेटा साइज छोटा ऊपर वाले का है, उन दोनों में भी कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का साइज छोटा है क्योंकि लेफ्ट से राइट साइज कम होता है, तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, तो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर आएगा कार्बन पे। अब इन दोनों में भी राइट साइड में साइज कम हो जाता है तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, और साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सेम गोज विद दिस, ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, देन वी हैव ऑक्सीजन एंड देन वी हैव क्लोरीन एंड देन वी हैव सल्फर। सेम ऑर्डर यहां भी लगेगा, सेकेंड पीरियड वाले में, वो भी राइट वाले में साइज सबसे छोटा, सेकेंड पीरियड में राइट में सबसे साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हां या ना बोलना पड़ेगा, क्लियर है या नहीं है। आइए लास्ट आपके पास आता है, लास्ट टाइप, एक तो ये तरह का आता है, लास्ट टाइप आता है कंपेयर IE1, IE2, IE3, ठीक है। चलिए अब यहां तक अपन रखते हैं, बाकी कल करेंगे। अभी दो पार्ट और है, मैं चाहता नहीं उसको भगा दूं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपन आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कल करेंगे, एफिनिटी वैसे छोटा होता है तो कोशिश करेंगे कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर देंगे, ठीक है। एंड लेट्स रैप, मतलब कल आप मूड बना के आओगे, 2 घंटे पढ़ते हैं और कल चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। और फिर एक रिवीजन भी मैं सोच रहा हूं ले लूं,
ठीक है, अभी ताजा ताजा एक रिवीजन भी ले लूंगा, ठीक है, और रिवीजन एक्स्ट्रा होगा, मतलब रिवीजन उसमें काउंट नहीं है, रिवीजन एक्स्ट्रा होगा। और फिर कल चूंकि अगर खत्म कर देते हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो खत्म कर देंगे, तो बेटा बेसिक्स से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हम प्लानर पकड़ लेंगे, अभी हम प्लानर से 2 लेक्चर पीछे चल रहा है, ठीक है, प्लानर से 2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। आपका 15 मार्च को सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपके पास पूरा 2.5 महीने मिलेगा सिलेबस से पहले, ठीक है। तो प्लानर से मैं 2 लेक्चर अभी पीछे चल रहा हूं, तो अगर मैं कल खत्म कर देता हूं तो प्लानर पे आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर कल नहीं परसों खत्म करता हूं तो 1 लेक्चर फिर भी पीछे रह जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं बेसिक्स का ना, मैं 2 लेक्चर आगे रहना चाह रहा हूं प्लानर से, तो बेसिक्स वाला सोच रहा हूं मैं पैरेलल पढ़ाऊं और फिर मोल भी स्टार्ट करता हूं आपका। चलिए वो हम प्लान करते रहेंगे। वी आर ऑन ट्रैक, 15 मार्च को आपका सिलेबस खत्म होगा। मेहनत करेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे इसका डीपीपी सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे। मंडे से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, हैव अ गुड स्लीप, बाय बाय, थैंक यू।